हाय एवरीवन। अब मैं आपको बताऊं कि सीसेट में अगर हमें रीजनिंग की तैयारी करनी है तो रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से ये तैयारी हम कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सीसेट में रीजनिंग की अगर बात करें तो दो सबसे बड़े टॉपिक जो कि मैंने आपके सामने रखे वो है पजल, वो है सिटिंग अरेंजमेंट, या वो है ब्लड रिलेशन में फैमिली पजल के सवाल। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो ये दो तीन टॉपिक ऐसे जो सीधे 12-13 सवालों का कंटेन है, मतलब आधे रीजनिंग के सवाल इन्हीं दो तीन टॉपिकों से आ रहे हैं। पर फिर भी मेरा सजेशन है कि हम लगभग रीजनिंग में 40 टॉपिक होते जिसमें से अभी तक आपकी यूपीएससी के आईएएस में 25 से 30 टॉपिकों पर सवाल आए हैं। हम उन्हीं टॉपिकों को ज्यादा से ज्यादा कवर करें, बार बार उन्हीं की थ्योरी, उन्हीं की ट्रिक्स, उन्हें हल करने के तरीकों पर गौर करेंगे। मैं आपके सामने अभी कुछ एक सवाल उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूं ताकि आप हल कैसे करेंगे ये सीखना अगर है तो एक ये उदाहरण है। बाकी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसमें पूरे टॉपिकों का टॉपिक वाइज कंटेंट, उसकी ट्रिक्स और सारी बातें उसमें मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस टाइप की बातचीत करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में तीन बड़े टॉपिक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, यह रीजनिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है जहां स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, सिलोजिज्म, ऐसे टॉपिकों की बातचीत होती है। इसे हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर स्टेटमेंट देकर एग्जामिनर आपको कंक्लूजन देगा, जैसे कि यूपीएससी ने 2017 के पेपर में दिया था। फिर होता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में आपके सामने एक स्टेटमेंट देकर वो दो लोग होंगे, एक उसके समर्थन में बोलेगा, सपोर्ट में बोलेगा, और एक उसके विरोध में, अपोज में। मतलब यहां पर आपके सामने कोई मुद्दा होगा कि क्या रैगिंग अच्छी है या खराब है, या मुद्दा होगा कि क्या न्यूक्लियर फैमिली बेटर होती है ज्वाइंट फैमिली से। कोई व्यक्ति सपोर्ट में बोलेगा, कोई अपोज में बोलेगा। आप लोगों को केवल डिसाइड करना है कि किस व्यक्ति का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। इस टाइप के टॉपिक को हम नाम देते हैं लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसके पीछे हमें कोई लॉजिक ढूंढना पड़ता है। फिर होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी आईएएस जैसे एग्जाम के लिए, क्योंकि इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम में जब भी हम बात करते हैं रीजनिंग की तो एनालिटिकल पजल, एनालिटिकल का मतलब बहुत सी जानकारी होगी, उसे एनालाइज करेंगे और फिर उत्तर बताएंगे। तो पजल हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, फैमिली पजल हो गए। या एक नए सवाल आजकल यूपीएससी पूछने लगे कि 5 शहर अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, ट्रेन से, नौका से, सिंगल वे है, डबल वे है। इनको हम कहते हैं पजल, जहां पर बहुत सारी जानकारी को एनालाइज करके आप आंसर बताते हैं। ये एनालिटिकल रीजनिंग में 3 से 4 टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। ये आपको पूरी तरह से सीसेट को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें ये सारी बातें मिलेगी। और जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर्स, रैंकिंग, जो छोटी छोटी बातें हम पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि कॉमन सेंस है, लगभग वही टॉपिक जनरल मेंटल एबिलिटी का हिस्सा है। और नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब जहां डायग्राम के बेस पर सवाल आते हैं, कितने ट्राइंगल है, कौन सा नंबर मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क देता है कुछ नंबरों को देकर, तो हम उसे कहेंगे कि वो डायग्राम बेस्ड सवाल हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर का सवाल उसमें आता है, क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ के सवाल आते हैं, डायस, पासे के सवाल आते हैं। पर इसका वेटेज धीमे धीमे हम कह रहे हैं कि कम हो रहा है, पर फिर भी हम इसे भी कवर करके रखें ताकि हम अपनी तैयारी में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं कि पजल के सवालों को हल करना अगर आपको है तो आप किस तरीके से हल करेंगे। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं और बड़े मुश्किल से आप देखेंगे कि 2 मिनटों के अंदर हम पजल के उस टिपिकल सवाल जिस पर 5 सवाल आते हैं आसानी से हल कर सकते हैं। यह तरीका आप कभी भी एग्जाम हॉल में अपनाएं तो पजल के अधिकतर सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। सवाल दिया गया है कि 5 फ्रेंड्स ABCDE wore shirts of green, yellow, pink, red and blue color। 5 मित्र ABCDE अलग अलग रंग की शर्ट पहनते, शर्ट के कलर हैं हरा, पीला, गुलाबी, लाल, नीला। एंड पैंट्स ऑफ ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन।
और पैंट के रंग है काला, सफेद, ग्रे, स्लेटी, नीला और हरा। और उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट जानकारी है कि नो बडी वोर शर्ट एंड पैंट्स ऑफ द सेम कलर, कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता है। सेकंड है डी वोर ब्लू शर्ट एंड सी वोर ग्रीन पैंट, डी ने नीला शर्ट पहना है और सी ने हरी पैंट पहनी है। थर्ड है द वन हु वोर ग्रीन शर्ट वोर ब्लैक पैंट, जो भी व्यक्ति हरा शर्ट पहनेगा वो काली पैंट पहनता है। एंड वन हु वोर ब्लू पैंट वोर रेड शर्ट, और जो भी नीला पैंट पहनेगा उसका लाल शर्ट होगा। ए वोर व्हाइट पैंट एंड पिंक शर्ट, ए का सफेद पैंट और गुलाबी शर्ट है। एंड ई डिडंट वियर रेड शर्ट, ई लाल शर्ट नहीं पहनता है। इतनी जानकारी देने के बाद हम इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट देंगे। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट भी अगर आप लगा देते हैं तो कोई गलत नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 4 से 5 सवालों का ये मटेरियल है हमारे लिए। ऐसे किसी भी सवाल के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं, उसमें मेरा बेटर तरीका ये देखिएगा, यहां हम लिखेंगे पर्सन जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है, यहां हम लिखेंगे उनके शर्ट्स, यहां हम लिखेंगे पैंट, और बहुत जरूरी है नॉट वैलिड। जो निगेटिव जानकारी बताई जाती है वो अगर हम ध्यान से न देखें तो मैं बताऊं कि पजल के सवाल आप हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है नॉट वैलिड की जानकारी पर ध्यान देना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसी जानकारी होती है जिसे मैं नाम देता हूं हिडन इंफॉर्मेशन। हिडन इसलिए क्योंकि इसमें पता सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये किस व्यक्ति की जानकारी है। जानबूझकर तुम्हारा एग्जामिनर ये तीसरे और दूसरे नंबर पर रखता है ताकि तुम लोग इसी पर गौर करके कंफ्यूज हो जाओ। और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी जानकारी को पढ़कर छोड़ दीजिए, हम देखेंगे जब पूरी जानकारी यूज हो जाएगी तब उसका अरेंजमेंट कहां पर हो सकता है। जिन जानकारियों में श्योरिटी नहीं है, जिन जानकारियों में नाम नहीं पता है, जिन जानकारियों में आपको कंफ्यूजन है, उस जानकारी को सबसे लास्ट में यूज करिएगा। जैसे अब मैं इस टेबल को हल करके दिखा रहा हूं, ज्यादा 2 मिनट हम लेंगे। पहली जानकारी है कि नो बडी वोर शर्ट एंड पैंट्स ऑफ द सेम कलर, कोई भी व्यक्ति एक ही रंग की शर्ट और पैंट नहीं पहनता। तो अभी जब तक कोई इसने कुछ पहना नहीं है इसका कोई यूज नहीं होगा। डी वोर ब्लू शर्ट, डी के लिए ब्लू शर्ट लिख दीजिए शर्ट के पास कि डी ने ब्लू शर्ट पहना है। और सी वोर ग्रीन पैंट, तो सी के लिए ग्रीन पैंट लिख दीजिए कि सी ने ग्रीन पैंट पहनी है। तो जैसे ही पता चला कि डी वोर ब्लू शर्ट और सी वोर ग्रीन पैंट, तो यहां पर डी के लिए ब्लू शर्ट लिख दिया और सी के लिए ग्रीन पैंट लिख दी। जो कह रहा है बस भरिए और चिंतन कम करा कीजिए, जितना कहा पहले भर दिया कीजिए, फिर सोचा कीजिए आप लोग। फिर अगली जानकारी थी कि द वन हु वोर ग्रीन शर्ट, इनमें से कोई एक व्यक्ति है जो ग्रीन शर्ट पहनता है। जो ग्रीन शर्ट पहनता है वो ब्लैक पैंट पहनेगा। और एक जानकारी है कि जो ब्लू पैंट पहनेगा उसका रेड शर्ट होगा। इस जानकारी को मैंने नाम दिया है वो हिडन है, और हिडन नाम की जानकारी को आप यूज नहीं करेंगे जब तक कि पूरी जानकारी खत्म ना हो जाए। तो अभी हमारे लिए वो किसी काम की है नहीं, उसे छोड़ देते हैं। ए वोर व्हाइट पैंट एंड पिंक शर्ट, ए ने सफेद पैंट और पिंक शर्ट पहनी है, तो मैंने पैंट के सामने लिख दिया ए के लिए व्हाइट और शर्ट के लिए लिख दिया पिंक, तो वहां पर ए का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर आखिरी जानकारी ए और व्हाइट पैंट पिंक शर्ट के बाद है ई डिडंट वियर रेड शर्ट, ये निगेटिव जानकारी है ई के बारे में, तो ई के लिए आप लिख दीजिए कि वह रेड शर्ट तो नहीं पहनेगा। अगर इसे आपने मेंशन नहीं किया तो आपका आंसर फिर पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, निगेटिव जानकारी पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वही बताता है कि उसके पास फिर क्या ऑप्शन बच गया है। अब जरा मेरी बातों पर गौर करना। अब मेरे पास कुछ जानकारी बची नहीं सिवाय हिडन के। मुझे तुम बताओ, ए का पिंक शर्ट और व्हाइट पैंट है, सी ने ग्रीन पैंट पहना है, डी ने ब्लू शर्ट। अब मुझे बताना है कि ये कैसे पूरा होगा। एक बात मुझे आप बताना कि ये ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट, रेड शर्ट और ब्लू पैंट का जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये ए का होगा? क्या ये ए का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ए का तो सब कुछ कंफर्म हो चुका है, इसलिए मतलब ये जानकारी ए की तो नहीं है जो हिडन है। तुम्हारा सी ग्रीन पैंट पहनता है, तो क्या ये ग्रीन पैंट की जानकारी है? क्या ये ग्रीन पैंट की जानकारी है? नहीं,
ये तो ब्लैक पैंट और ब्लू पैंट की जानकारी है, मतलब आप इसे सी के लिए भी नहीं बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ डी ने ब्लू शर्ट पहना है, तो क्या ये ब्लू शर्ट की जानकारी है? इसका मतलब ये डी की भी जानकारी तो नहीं है। और मैंने इसे जैसे इन 3 लोगों के लिए मना कर दिया, बात तय हो गई कि ये जानकारी जो बताई जा रही वो या तो बी की है या ई की। और तुम्हारा ई महाशय क्या कहता है कि वो रेड शर्ट नहीं पहनेगा, तो मैंने कहा तुम रेड वाला कॉम्बिनेशन मत लो, तुम ग्रीन शर्ट पहन लेना, उसके साथ ब्लैक पैंट पहननी थी। बचे हुए व्यक्ति को मैंने रेड शर्ट और ब्लू पैंट पहना दी। और आप देख सकते हैं कि 4 शर्ट खत्म हो चुकी हैं, बची एक शर्ट है येलो कलर की, वो इसे पहना दी। बचा एक पैंट है इसमें ग्रे कलर का, वो इसे पहना दिया। और अब पता चल गया कि किसका शर्ट क्या था, किसकी पैंट क्या थी। आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैंने 2 मिनट का टाइम लिया होगा इसे कंप्लीट करने के लिए। जरूरी है मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो मेरे हर छोटी छोटी बात को नोट करिएगा, ताकि उसी के बिहाफ पर आप समझ पाएंगे कि मैं आपको कहां कहां पर बचाना चाहता हूं गलती होने से। रीजनिंग में इस टाइप के सवाल अगर आप बड़े आसानी से हल कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सीसेट में अब ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसका आंसर आप ना निकाल पाए। जरूरी है ऐसे सवालों की बार बार प्रैक्टिस, जरूरी है ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरह से बार बार हल कर लेना। इसके लिए आप चाहें तो जो सब्सक्राइब करेंगे उसमें तो आपको मिलेगा ही, आप चाहे तो मेरी बुक या आप चाहें तो यहां से कंटेंट जो भी आपके वीडियोस में डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां से आप उस कंटेंट को मांग सकते हैं, डाउनलोड करा सकते हैं। क्लियर है बातें? इसमें रीजनिंग की तैयारी हमारी कुछ ऐसी होगी।